हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय। आत्मा अनुभूति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ये कॉन्सेप्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है कार्ल रोजर, सिगमंड फ्रायड, विलियम जेम्स और डी ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अब्राहम मैस्लो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस थ्योरी है इनकी, और इस थ्योरी को नीड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मोटिवेशन की थ्योरी है ये, जिसमें कि इन्होंने हायरार्की मॉडल दिया हुआ है। इस हायरार्की मॉडल से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं नीड्स की, और सबसे टॉप पे रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। तो ये हायरार्की मॉडल जो है आपको पता होना चाहिए, सबसे बॉटम में कौन सा है, सबसे टॉप पे कौन सी नीड रखी है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं साइकोलॉजिस्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे टॉप पे इन्होंने नीड रखी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सबसे बॉटम में जो नीड रखी हुई है वो है फिजियोलॉजी। बेसिक नीड जो होती है हमारी, उसको इन्होंने सबसे बॉटम में रखा है। टोटल कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश पर्सपेक्टिव। थॉट प्रोसेस जो चिंतन प्रक्रिया होती है वह किसका मेन कंपोनेंट है? ऑप्शन है गेस्टोल्ट, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक और डी ऑप्शन है आपके पास कोग्नेटिव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोग्नेटिव। थॉट प्रोसेस जो है वो कोग्नेटिव का मेन कंपोनेंट होता है। चिंतन प्रक्रिया हमारे संज्ञात्मक परिप्रेक्ष्य की मुख्य तत्व है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। आधुनिक मनोभाषा विज्ञान का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शंस है चॉम्स्की, कोहलर, पियाजे, कोलबर्ग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नोम्स चॉम्स्की के द्वारा जो है वो आधुनिक मनोभाषा विज्ञान का सिद्धांत विकसित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस कंट्री से ये साइकोलॉजिस्ट बिलोंग करते हैं? तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। कंट्री भी आपको याद रखनी है। इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के नाम से जाना जाता है। क्या इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था, थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जब पैदा होता है तो उसमें जन्मजात कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जिससे कि वो अपनी भाषा को सीख सके, भाषा को एक्वायर कर सके। इनकी थ्योरी जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन पर बेस्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन कहे जाते हैं? ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिनेट, अल्फ्रेड एडलर, डेविड हल। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड एडलर को जो है वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। ये एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनके द्वारा जो फेमस टर्म दी गई जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, तो वो भी आपको याद रखना है कि टर्म इनके द्वारा दी गई थी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो टर्म दी गई है अल्फ्रेड एल्डर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय। प्रभाव का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शंस हैं स्किनर, पेब्लोव, कोहलर, थॉर्नडाइक। तो प्रभाव का नियम जो है वो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थॉर्नडाइक जो है वो किस कंट्री के साइकोलॉजिस्ट हैं? तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो 1905 में दिया था। ईयर भी आपको याद रखना है। इस इफेक्ट में इन्होंने बताया है कि किस तरह से बिहेवियर जो है पर्सन का वो कंसिक्वेंसेस से रिलेटेड होता है, उससे एसोसिएटेड होता है। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में साइकोलॉजिस्ट हैं BF स्किनर। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनके द्वारा जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी दी गई थी।
अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किस एनिमल का यूज़ किया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके द्वारा जो है रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। सेकंड पे हैं पेवलोव, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनके द्वारा जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे। नेक्स्ट है कोहलर, कोहलर के द्वारा जो है इनसाइट लर्निंग की थ्योरी दी गई है और इन्होंने इनसाइट लर्निंग थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई हैं लर्निंग की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सभी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके साथ जो डिस्कस किए गए, ध्यान रखिएंगे। अगला प्रश्न देखिए, विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शंस हैं विलियम जेम्स, जेबी बर्टसन, विलियम मैकडगल और डी ऑप्शन है अल्फ्रेड बिनेट। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता है कौन सा साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, किसकी थ्योरी जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। एक ही साइकोलॉजिस्ट है अल्फ्रेड बिनेट। तो इन्होंने ही फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो इन्वेंट किया था 1905 में। ईयर भी साथ में याद रखना है। और इस टेस्ट को जो है वो विनेट सिमोन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड विनेट और सिमोन ने मिलके जो है ये कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट साइकोलॉजी टेस्ट। एग्जाम में जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो 1908 में अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा ही दिया गया था। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी इन्होंने ही प्रिपेयर किया है और इसके 3 साल बाद मीन्स 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा ही दिया गया है। अदर 2 साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका नाम बार बार लिया जाता है। फर्स्ट हैं जिन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, वो हैं विलियम स्टर्न। आईक्यू का कॉन्सेप्ट इन्होंने 1912 में दिया था। आईक्यू से रिलेटेड जो फॉर्मूला है दैट इज़ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये भी विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। सेकेंड साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम आपको याद रखना है वो है टर्मन। टर्मन वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी टेस्ट को पहली बार यूज़ किया था। किस ईयर में इनके द्वारा यूज़ किया गया था इस टेस्ट को, ईयर भी इम्पोर्टेंट है। तो 1916 में इन्होंने ये टेस्ट यूज़ किया था। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर अदर ऑप्शंस में हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, विलियम जेम्स, इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जेबी वर्सन, इनका संबंध बिहेवियरिज्म से है। इन्होंने जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी थी उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म जो है साइकोलॉजी को कहा था जेबी बर्सन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल विद मॉडरेटेड मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन आईक्यू इन द रेंज ऑफ। ये क्वेश्चन भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जहां पे आपसे पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में मॉडरेटेड मेंटल रिटार्डेशन है तो उसका आईक्यू लेवल जो है वो कितना होगा। ऑप्शंस हैं 10 to 19, 35 to 49, 55 to 90 और डी ऑप्शन है 20 to 34। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 35 to 40 के बीच की जो रेंज है आईक्यू लेवल, वो मॉडरेटेड मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको आईक्यू लेवल वाला टेबल जो है वो अच्छे से याद है। बार बार मैं आपको बताती हूँ कि वो टेबल जो है वो आपको लर्न रखना है और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनर पूछता है, तो वो क्लियर होना चाहिए टेबल आपको। एक बार फिर से मैं आपको इमेज शो कर रही हूँ, इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एक बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज। बच्चों में झूठ बोलने की आदत जो है वो अक्सर विकसित हो जाती है यदि अनुशासन हो। ऑप्शंस हैं ऑथोरिटेटिव, परमिसिव, डेमोक्रेटिव, सबमिसिव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सा सही ऑप्शंस होगा जिससे कि बच्चों में अक्सर जो है झूठ बोलने की आदत डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑथोरिटेटिव, ए ऑप्शन सही आंसर है। अगर अनुशासन जो है वो अधिकारवादी हो तो बच्चों में झूठ बोलने की आदत डेवलप हो जाती है। बेसिक जो फॉर्म है डिसिप्लिन की वो 3 फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव और डेमोक्रेटिव। ये 3 टाइप की फॉर्म्स होती हैं बेसिक डिसिप्लिन की, तो ये भी आपको थोड़ा सा रिलेटेडली याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस।
आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा इनडायरेक्ट वे है, अप्रत्यक्ष ढंग है अपने तनाव को कम करने का। फर्स्ट है एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, रिमूवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, सबमिशन ऑफ अनदर सिम्टम या फिर सब्लिमेशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सब्लिमेशन। उदातीकरण एक अप्रत्यक्ष वे है जिससे कि हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर जो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो डायरेक्ट वे हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के, बट हमें क्वेश्चन पूछा गया था इनडायरेक्ट वे से रिलेटेड, तो यहाँ पे सब्लिमेशन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन जो है आप किससे रिलेटेड करेंगे? ऑप्शन है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ये एक मानसिक विकास है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस है आपके पास करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ जो 2005 है वो करके सीखने पर बल देता है। ए ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर होगा। और कोई भी एनसीएफ है या पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, कभी भी रटने पर फोकस नहीं करेगी, उस पर जोर नहीं देगी। तो बी ऑप्शन जो है वो हमेशा ही आपका एलिमिनेशन होगा अगर ऑप्शंस में आपको दिया हुआ था। एनसीएफ 2005 जो फोकस करता है दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी वाज propounded बाय। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये दो फैक्टर जनरल एंड स्पेसिफिक जो हैं वो इंटेलिजेंस के बताए गए थे, जिसे कि टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये दो फैक्टर थे इंटेलिजेंस के, जनरल एंड स्पेसिफिक। और ये टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पेयरमैन के द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर बात करें अल्फ्रेड बिनेट की तो इनके द्वारा जो है यूनिफैक्टर थ्योरी दी गई थी। थ्रस्टन के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है इंटेलिजेंस की? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे वीडियो में पूछती हूँ उसका आंसर जो आप जरूर दीजिए ताकि आपकी भी रिवीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी इज वन इन विच। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जो है वो किसे कहा जाएगा? ऑप्शंस हैं बैलेंस इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो, ए स्ट्रॉन्ग ईगो इज बिल्ड, बैलेंस established between id and ego, बैलेंस इज established between id and super ego। ये क्वेश्चन जो है पर्सनालिटी थ्योरी से रिलेटेड है, जो थ्योरी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पर्सनालिटी में सबसे फेमस है और इन्होंने पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट दिए हैं, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। इनमें से सुपर ईगो जो है वो मोरल गुरु कहा जाता है। ईद जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मीन्स अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा, उसको सोसाइटी वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है, किसी भी कीमत पे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, अपनी डिज़ायर को पूरा करने पे फोकस करेगा। जबकि ईगो की बात करें तो वो मेंटेन रखता है दोनों को। ईगो जो है वो मेंटेन रखता है, बैलेंस एस्टेब्लिश करता है बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वही सही रहेगा, बैलेंस इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो। अगर बैलेंस बनाया जाएगा ईद के बीच में और सुपर ईगो के बीच में तो उसी पर्सनालिटी को जो है बैलेंस्ड पर्सनालिटी कहा जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।